अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपना अफसाना लाई हूँ, डे केयर की बेटी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नसीर शाह ने कनाडा आने के बाद पूरे 21 साल के बाद एक ऐसा घर खरीदा था, महल नुमा, जिसका कोई मॉर्गेज नहीं था। वरना तो अब तक वो जितने घर भी लिए थे उन्होंने, उस पर इतना मॉर्गेज हो जाता था कि उनकी कमाई में देने की वुसअत नहीं होती थी। लेकिन बिजनेस को इतनी तरक्की मिल गई इस बार कि उन्होंने बगैर किसी मॉर्गेज के ये महल नुमा घर खरीद लिया था। फिर उसके अंदर कुछ काम उन्होंने और भी करवाया, जैसे बैकयार्ड में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक मुर्गजार बनवाया। बड़ा सा बैकयार्ड था और उसके बीचों बीच जर्द पत्थरों से बनाई गई पहाड़ी, और पहाड़ी के दामन में झरने की मधुर आवाज़, और उस आवाज़ के साथ गिरता हुआ खूबसूरत आबशार, और नीलगू पानी का एक तालाब जो कि पानी उसमें गिर रहा था जाके। इस तालाब के दरमियान चार जानिब नर्म और ठंडी फुहार बरसाता फव्वारा इस तमाम मंजर में मजीद दिलकशी का बायस था। और कुछ फासले पर भारी जंजीरों से बंधा झूला, जिसकी छतगीरी हवा में फड़फड़ाते हुए इस मंजर में और भी दिलकशी पैदा कर रही थी। इस पुरशिकोह मंजर ने उनको एक रोमानवी एहसास दिलवाया, और इतनी देर में उनकी मिसेज फायजा चाय लेकर आ गई लाउंज में। वो इतने महफ थे बाहर का मंजर देखने में कि उन्होंने देखा भी नहीं कि फायजा चाय लेकर आ गई हैं। फायजा ने उनको मुखातिब किया, कहाँ खो गए हैं। वो आ गए फिर लाउंज में, और आकर आराम कुर्सी पर नीम दराज हो गए। रिमोट उठाकर चैनल बदले और उसके बाद टीवी बंद कर दिया। आज कहीं खोए खोए लग रहे हैं, फायजा ने कहा। हाँ, मैं वाकई खो गया हूँ। शादी के बाद 21 बरस 7 महीने 3 दिन गुजर गए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादीशुदा जिंदगी पर बुढ़ापा उतर आया है। कभी गौर से देखा तुमने अपना चेहरा? तुम भी बालों को डाई करवा के आती हो, मैंने भी डाई लगाना शुरू कर दी है। कैसा वक्त था जब हम आए थे, याद करो। जब हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर इस दयार गैर में पहला कदम रखा था। एक ख्वाब सा लगता है। उस वक्त हमारी कायनात क्या थी? एक दोस्त का दिया हुआ नाकाफी पुराना बिछोना, जिसको हमने अपने स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट के मुख्तसर से बेडरूम में बिछा लिया था। एक पुराना कंबल जिसको अगर तुम पूरा ओढ़ लेती थी तो मैं सर्दी खाता था, और मैं नींद की बेध्यानी में पूरा ओढ़ लेता था तो तुम सुबह सर्दी खाने की शिकायत करती थी। चंद बर्तन जो दूसरे दोस्त ने अपनी कंजूस बीवी की आंख बचाकर दिए थे, और उन्हीं मुफलिसी के दिनों की यादगार हमारी एकलौती बेटी सुहा भी हमारी गुर्बत में शरीक होने आ गई थी। फायजा ने उनकी चाय में कैंडल डाली और चमची से उसे हिलाया चाय को, और लाके उनके हाथ में दिया, और कहने लगी कि देखो आज तुम कैसी बातें लेके बैठ गए हो। ना तुम्हारी अम्मा मेरा जीना हराम करती, ना हम अपना वतन छोड़कर बाहर निकलते। मेरी अम्मा तो बड़ी सख्त खिलाफ थी कि लड़कियां शौहरों को लेकर बाहर उड़न छू हो जाएं।
अम्मा कहती थी परदेश की पूरी से अपने देश की आधी ही भली होती है। एक तुम्हारी अम्मा की खातिर मेरे सारे अपने छूट गए। नसीर कहने लगे, हाँ फायजा, तुम सही कह रही हो कि परदेश की पूरी से देश की आधी भली होती है। फिर फायजा कहने लगी, अब छोड़िए भूली बिसरी बातें, ये देखिए कि आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है। फायजा ने नसीर शाह को टोका तो नसीर शाह संभल गए और फिर कहने लगे, हाँ, एक छोटे से कारोबार से शुरू होने वाली बिजनेस ने हमको अनगिनत स्टोर्स की चेन का मालिक बना दिया है। मैं तो अक्सर भूल भी जाता हूँ कि बैंक में कितना सरमाया पड़ा है और आज इस सुनहरे मुस्तकबिल को पाने की जद्दोजहद में तुमने कदम कदम मेरा साथ दिया है। मुझे तुम्हारी खिदमत का पूरा एहसास है। जब तुम सोहा को डे केयर में छोड़कर तमाम दिन स्टोर पर खड़े होकर मेरा हाथ बटाती थी और तुम्हारे पैर अक्सर सूज जाया करते थे। हाँ नसीर शाह, तुम सही कह रहे हो, लेकिन देखो हमें उस मेहनत का सिला भी तो होना मिल रहा है ना। कितना अच्छा सिला मिल रहा है कि हम कितनी दौलत के मालिक हैं। आज तुमने अपना घर बगैर मॉर्गेज के खरीद लिया है, घर भी पिछले घरों से 4-6 गुना बड़ा। ठीक कह रही हो तुम फायजा, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हमको अपनी बेटी का घर बसा देना चाहिए। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? फायजा के लहजे में हैरत छलकने लगी। क्या वाकई हम इतना वक्त छोड़ा है कि हमारी बेटी भी शादी के काबिल हो गई है? हाँ फायदा, तुमको शायद तवज्जो देने की फुर्सत नहीं मिली। वो अक्सर अपनी बातों में जेम्स की मेहरबानियों का तस्करा करती है। सोहा उनकी इकलौती बेटी जो यूनिवर्सिटी गई हुई थी, अब उसका फ़ोन आया नसीर शाह के मोबाइल पर। नसीर शाह ने फायजा से कहा, सोहा का फ़ोन है, स्पीकर ऑन कर दो ताकि फ़ायज़ा भी तुम्हारी बात सुन, उससे बात कर लें। कहाँ हो सोहा जान? आपके डैड आपके लिए परेशान हो रहे हैं, फ़ायज़ा ने सोहा से कहा। तो वो बोली, बस मम्मा हम पहुंचने वाले हैं। और सोहा ने फ़ोन बंद कर दिया। चंद लम्हे में सोहा अपनी ऑटोमेटिक उससे रिमोट से खोलकर गैराज को अंदर आ गई थी। और फिर फ़ायज़ा और उनके शौहर नसीर शाह के लिए ये मंज़र एक डरावने ख्वाब की तरह था, जिसमें सोहा एक गैर लड़के का बाजू थामे हुए अंदर आती दिखाई दी। और फिर सोहा ने बेहिजाबाना और बेबाकाना अंदाज में फ़ायज़ा और नसीर शाह से कहा, मम्मा डियर, डैड डियर, इनसे मिलिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं जेम्स आइवान। हम दोनों ने आज ही मॉर्निंग में कोर्ट मैरिज कर ली है। ये तुम क्या कर बैठी सोहा? फ़ायज़ा के मुंह से सलाम का जवाब देने के बजाय टूटे अल्फाज निकले और वो बेख्तियार सोफे पर गिर गईं। सोहा ने आगे बढ़कर उनके जानुओं पर सर रख दिया और फिर रोने लगी। फ़ायज़ा कहने लगी, सोहा अभी तुम्हारी इतनी उम्र तो नहीं हुई थी कि तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला वो भी हमारे बगैर कर लेती। अपनी मम्मा के जवाब में सोहा ने उनको बरजस्ता जवाब दिया, मम्मा ज़रा अपने बुटीक की और डॉलर की दुनिया से के हिसाब किताब से भी बाहर आकर देख लीजिए। आपको मालूम है इस माशरे में कानूनी तौर पर समझदार लड़के और लड़की को अपनी मर्ज़ी की आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है। सो मैंने अपनी ज़िंदगी आपसे जुदा करके गुजारने का फ़ैसला कर लिया। आपको अपनी दुनिया मुबारक हो, वो दुनिया जिसमें आपको हर चंद रोज़ के बाद ब्यूटी पार्लर जाना याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि इस वक्त आपकी भूखी बेटी यूनिवर्सिटी से घर आती है, फ्रिज से ठंडे पिज़्ज़ा के पीस निकालकर ओवन में गर्म करके तन्हा बैठकर खाती है। लेकिन सोहा, मैंने तुम्हारे लिए नैनी का इंतज़ाम तो घर पर भी किया है ना। मम्मा, मैं अब नैनी के दौर से निकल गई हूँ, मुझे आप चाहिए थी। डाइनिंग टेबल पर मेरा दिल मचलता था कि मैं आपके साथ बैठ के डिनर लूँ, लंच लूँ।
ماما ایک بار نہیں بار بار سوچئے گا کہ آپ نے پیسے کو حاصل نہیں کرنا چاہا بلکہ پیسے کی ہوس کی ہے۔ اب یہ پیسہ آپ کے چاروں طرف موجود ہے۔ آپ نے مجھ کو اپنی اکلوتی اولاد رکھ کر میرے اندر ایک پیاس کو جگایا ہے۔ میری تمنا تھی میرا اپنا کوئی بھائی ہوتا یا بہن ہوتی جس کے ساتھ کھیلتے ہوئے میں اپنا بچپن بتاتی۔ پھر سوہا زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، مما میرا معصوم بچپن ڈے کیئر کی نینیز کے ہاتھوں میں گزرا۔ آپ کو کیا معلوم میرے اندر آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کیسی کیسی خواہشیں مچلتی تھیں۔ میں اکیلی اکیلی پلتی رہی۔ کاش مما آپ نے مجھے اپنی اولاد سمجھا ہوتا، اپنی زندگی کا ایک فالتو پرزہ سمجھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہ ڈالا ہوتا۔ سوہا کے رونے سے جیمز بے چین ہو گیا اور اس نے سوہا کو فائزہ کے دونوں زانوؤں سے اٹھا کر اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ اس کا گال تھپ تھپایا لیکن سوہا رو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ مما کبھی آپ نے سوچا ڈیڈ کے پاس اتنا سرمایہ ہو گیا تھا، جب آپ ان کی اپنی کئی چین ہو گئیں بزنس کی، تب بھی آپ نے مجھ پر توجہ دینے کے بجائے اپنا ذاتی بتیک کھول لیا۔ آپ کے بتیک نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ تنہا کر چھوڑا، کیونکہ اب آپ چھٹی کے دن بھی مجھے میسر نہیں تھی۔ چھٹی کے دن بھی آپ کے مینیجرز آ جاتے تھے آپ کی بزنس کے لیے آپ سے بات چیت کرنے۔ کاش مما آپ میری دل کی تنہائی کو جان سکتی۔ اور پھر میری زندگی میں جیمز جیسا مہربان آ گیا۔ سوہا اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی، رو رو کر کہتی رہی کہ مما میں اب آپ کی اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں۔ آپ کی دولت، یہ دولت کدا، یہ حسین محل آپ کو مبارک ہو۔ مجھے جیمز مل گیا ہے، اب میری دنیا جیمز ہے۔ میرا دل آپ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ میرا دل بھی ڈے کیئر کے ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ فائزہ روتی رہی اور وہ بھی روتی رہی، اور پھر وہ اٹھی اور اس نے ماں سے کہا، مما مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو مایوس کیا، لیکن اگر میں دیکھتی کہ آپ کو میری پرواہ ہے تو میں ضرور آپ کے پاس ہوتی، آپ سے اپنی فیلنگز شیئر کرتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کی بیٹی نہیں ہوں، میں تو ڈے کیئر کی بیٹی ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیلٹ کے اندر بندھی ہوئی، روزانہ کا ایک ہی روٹین تھا میرے بچپن کا، ڈے کیئر، صبح سے شام تک ڈے کیئر، اور ڈے کیئر کے بعد گھر کے اندر نینی کے ہاتھوں میں۔ اس لیے میں اب جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ فائزہ سسکیاں لینے لگی اور نصیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے دل کی نوحہ گری سنتے ہوئے شفاف شیشے کی کھڑکی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا بیک یارڈ کے اندر جتنا حسن تھا، آبشار تھا، فوارہ تھا، سرسبز بہار تھی، زندگی کے رنگوں سے بھرے ہوئے پھول اور پودے تھے۔ اچانک ان کو محسوس ہوا کہ ہر چیز پر خزاں اتر آئی ہے۔ ہاں، زندگی میں خزاں آ گئی تھی۔ اکلوتی بیٹی نے ان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے چہرے پہ بہنے والے 2 آنسو صاف کیے اور اس کے بعد فائزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔